वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा और देश का पहला डिजिटल बजट आपके सामने पेश हुआ। जी हां, पहली बार बजाय कॉपी पढ़ने के डिजिटल तरीके से वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया और यह बजट पूरी तरह से फोकस्ड रहा ग्रोथ पर। अगले 25 सालों के लिए हिंदुस्तान की ग्रोथ का टारगेट लेते हुए अब तक का सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की बात वित्त मंत्री ने कही। तो ग्रोथ पर साफ तौर पर सरकार का फोकस है और यह फोकस इस वजह से आता दिखा है, टैक्स कलेक्शन जबरदस्त है। अब तक का हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन जीएसटी पर आता हुआ दिखा है। जो बड़ी बातें हैं अब तक की बजट की वो मैं आपके सामने रख दूं। सरकार पूरी तरह से पॉलिटिक्स को, चुनावों को नजरअंदाज करते हुए इस बजट में कहीं भी किसानों, ग्रामीण इलाकों का नाम नहीं है, लेकिन फोकस पूरी तरह से स्ट्रक्चरल ग्रोथ पर है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाए और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इस पर फोकस करते हुए सरकार ने लंबे टारगेट्स अपने लिए रखे हैं। तो पूरी तरह से ग्रोथ फोकस बजट है। राजनीति, चुनाव थोड़ा एक तरफ रखते हुए, जो कि आम लोगों की उम्मीद ये थी कि चुनावों के माहौल को देखते हुए, एक मिनी चुनावों को देखते हुए सरकार शायद बजट में फोकस किसानों पर, गांवों पर, चुनावों पर करेगी, लेकिन उसके विपरीत ग्रोथ पर फोकस आता हुआ दिखा। यह बजट की सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा बजट में जो कुछ खास बातें हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार सख्त है, ये संकेत उन्होंने दे दिए हैं। आरबीआई अपनी तरफ से डिजिटल रुपी शुरुआत करने जा रहा है। इस साल आरबीआई की तरफ से ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर सीधा 30% का टैक्स लगेगा। किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी, किसी तरह का कोई सेट ऑफ नहीं होगा। आम लोगों को टैक्स में कोई खास राहत नहीं है। टैक्स की दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं है। टैक्स में किसी तरह की रियायतें नहीं दी गई, लेकिन पैसे वालों के लिए थोड़ी राहत के संकेत हैं और ये राहत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जो कुछ भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आते हैं किसी भी तरह की एसेट पर, उस पर लगता है सरचार्ज। अब तक ये सरचार्ज 15% से लेकर आगे 35% तक जाता था। अब किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी चाहे आप आर्ट बेचें, चाहे आप रियल एस्टेट बेचें या फिर आप किसी भी और तरीके से कमाई करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में, वहां पर सरचार्ज सिर्फ 15% लगेगा। तो कम से कम आपके लिए, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, जिनको ज़्यादा सरचार्ज देना होता है, उनके लिए राहत की बात है। तो ये कुछ बड़े बदलाव है जो इस बजट में आते हुए दिखे हैं और ये बजट बाजार को इस लिहाज से पसंद आता हुआ दिख रहा है। बाजार 17,500 के करीब निफ्टी पर मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस बजट की सबसे बड़ी खास बात है चुनावों से दूर ग्रोथ पर फोकस। ये बजट, जैसा कि हमारी थीम थी, ये बजट ग्रोथ बूस्टर होगा, ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला होगा। एग्जैक्टली वित्त मंत्री ने उसी तरह का बजट पेश किया। जहां तक बाजार की बात है, बाजार के लिए नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। किसी तरह का कोई टैक्सेशन की रेट्स में, दरों में बदलाव नहीं किया गया। कहीं कहीं जहां टैक्स रेट्स ठीक करने की जरूरत थी वो ठीक की गई है। तो ओवरऑल बाजार के लिहाज से देखें, संतुलित बजट है। ओवरऑल अगर आप इकोनॉमी के लिहाज से देखें, ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला बजट है। ओवरऑल आप अगर नीचे वाले तबकों के लिहाज से देखें तो उनके लिए न्यूट्रल बजट है, न कोई नेगेटिव न कोई पॉजिटिव। तो ये है अब तक की बजट की सबसे बड़ी बातें। आइए, बजट रिसर्च लैब में हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ तैयार हैं। मैं जल्दी से एक क्विक टेक फटाफट लेता चलूं। बग्गा साहब, पहला रिएक्शन बताएं सर, इस बजट की सबसे खास बात। सबसे खास बात जो कैपेक्स में खर्चा करा जा रहा, अनिल जी, 7.5 लाख करोड़ सरकारी सेंट्रल सरकार का और 10.68 करोड़ सेंटर प्लस स्टेट का। तो कैपेक्स जो आपने कहा, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। दूसरा प्रैग्मेटिक है कि भाई इतना खर्चा होना है, बट जो फिस्कल डेफिसिट रोका गया है वो अच्छा है। ग्रीन बॉन्ड्स बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो केवल ईएसजी कंप्लायंट एसेट्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफी कम पैसे पे हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। ये एक नया तरीका निकाल सकता है। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, वो बहुत अच्छा है। 5 लाख करोड़ हमें निवेश मिला है इस जरिए से पिछले साल, तो अच्छा है बात अगर उनको वेलकम किया जाए। और एनआईएफ, सिडबी, एफओएफ का जो स्केल कैपिटल प्रदान करेंगे, 20% उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये भी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिजिटल रुपी जो आपने कहा वो आएगा, वो अच्छा है डिजिटाइजेशन इकोनॉमी के लिए। क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगेगा। इसमें अच्छी बात क्या है कि आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं
कि क्रिप्टो एक एसेट है और इसका फिर रेगुलेटर भी अनाउंस हो जाएगा। मुझे लगता है कि सेबी के अंदर ये आएगा और 30% का टैक्स टीडीएस के साथ, तो ये जरूर हेल्प करेगा क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। ECLGS को 1 साल के लिए अवधि बढ़ाई गई, स्टार्टअप्स की अवधि 1 साल और न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को 1 साल और दिया गया। ये भी पॉजिटिव है। 6.4 का फिस्कल डेफिसिट है, पॉजिटिव है। जो नेगेटिव है अनिल जी, बॉन्ड्स की बात नहीं की गई इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, तो देखते हैं शायद बजट के फाइन प्रिंट में कुछ हो, वो जरूर देखना पड़ेगा अनिल जी। एब्सोल्युटली, तो फाइन प्रिंट के इंतजार है। कुछ डिटेल्स इस बजट में नहीं भी दी, शायद वो फाइन प्रिंट में फिर आएंगी। बट अनिल सर, मार्केट भी ये बजट डाइजेस्ट कर रहा है, डिटेल्स आना बाकी है, बट मार्केट के लिहाज से कैसा रहा बजट और इस पर मार्केट क्या रिएक्शन देगा? न्यूट्रल से पॉजिटिव। इसमें कहीं कोई बाजार के लिए कुछ भी खराब नहीं है। अगर आप ढूंढने भी जाएंगे लेकिन आपको कुछ भी खराब नहीं मिलेगा। इसके विपरीत जो बाजार देखना सुनना चाहता था कि आपका वित्तीय घाटा 6.4% के आसपास है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, कहीं दिक्कत नहीं, और वो भी तब जबकि आप लाइफ टाइम हाई कैपेक्स करने जा रहे हैं। सो मेरा ये समझना है बाजार के लिए नटशेल में मैं बता दूं 17,650 आज इस लेवल पर नजर रखें। इसके ऊपर क्लोजिंग देने पर बाजार आपको बड़ी तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, और जब तक 17,100 के नीचे बंद न हो तब तक आप तेजी के रुझान में बरकरार हैं। तो 2 लेवल क्लोजिंग में ध्यान रखें, 17,100, 17,650। 17,650 के ऊपर बंद होने के बाद ये बाजार 18,000 और लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा, और अगर 17,100 के नीचे बंद होता है तो ही बाजार खराब है। ये है आपके लिए बाजार के लिहाज से बजट का विश्लेषण। आइए कुछ फटाफट से और रिएक्शन, एक क्विक रिएक्शन वरिंदर आपकी तरफ से। सर हाँ, आपको याद होगा हमने 2542 नंबर देखा था, राइट। मैं नंबर्स पे जा रहा हूँ, बाकी सर बता देंगे आपको टैक्सेस पे। तो अभी 25 का नंबर सर उन्होंने 23 कर दिया है। हाँ। तो इनकम उतना नहीं है। सो इस बार सबड्यूड एजम्पशन है इनकम पे। 2 लाख करोड़ इनकम जो हमने सोचा था उससे कम है। तो वो इनकम कम क्यों है? क्योंकि जीएसटी का नंबर भी ऊपर है, टैक्सेस का भी हम नंबर, कॉर्पोरेट टैक्स का भी सोच रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि डाइवेस्टमेंट का उन्होंने नंबर कितना पकड़ा है, कि 2 लाख करोड़ कम क्यों है। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जीएसटी का नंबर 1,40,000 करोड़ आ गया है, इस बार आ गया है। तो कहाँ पे वो 2 लाख करोड़ नंबर कम आ रहा है, एक तो वो देखने हैं। दूसरा सर, जो आप बात कर रहे हो कैपेक्स की, आप ये समझिए सर कि जो हम सोच रहे थे कि खर्चा हमारा 42 लाख करोड़ होगा, इस बार खर्चा अपना एक्चुअली 40 लाख करोड़ हो रहा है। इसलिए आपका फिजिकल डेफिसिट वहीं का वहीं 16.5 लाख करोड़ रह रहा है। अगर 2 लाख करोड़ सर खर्चा कम हुआ है, तब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ ज्यादा कर रहे हैं। सो आप सोचिए कि उन्होंने फिर पैसा कहां से काटा जी, तो कहीं ना कहीं से और पैसा काटा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि उन्होंने सब्सिडी में क्या, उन्होंने इस बार जो फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे थे तो उतना सब्सिडी नहीं दिया, क्योंकि सब्सिडी का अमाउंट कुछ 4 लाख करोड़ आ रहा था। तो अगर आपने 2 लाख करोड़ खर्चा कम कर रहे हो, फिर भी कैपेक्स 1 लाख करोड़ ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब सब्सिडी में 2.5 लाख करोड़ आपकी जो फूड सब्सिडी है उसके आसपास कहीं कम किया है खर्चा। देखना होगा कि ये फाइन प्रिंट आप जरा पढ़कर तैयार करें कि क्या कुछ फाइन प्रिंट में निकल रहा है, क्योंकि वहां कहीं कोई झटके ना हो। जल्दी से एक बार एक रिएक्शन सौरभ मुखर्जी साहब से भी ले लिया जाए। सौरभ सर बताएं, बाजार के लिहाज से कैसा है बजट? देखिए, बढ़िया बजट है, सेंसिबल बजट है, कोई फालतू का ड्रामा नहीं, नपीतुली बजट है। पहला, जैसे आपके कोलीग्स बोल रहे हैं, कोई एंटी रिच टैक्सेस नहीं है। इंस्टेड स्टार्टअप इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को कुछ हद तक मेरे ख्याल से राहत मिलेगी। दूसरा है, मेरी उम्मीद थी कि कैपेक्स पे खर्चा इंक्रीज होगा 20% से। एफएम साहिबा ने 40% से कैपेक्स का खर्चा इंक्रीज कर दिया। कमाल का अनाउंसमेंट है मेरे ख्याल से। और तीसरा, क्रिप्टो पे 30% का टैक्स। वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में हमारा मेरे ख्याल से इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि आप क्रिप्टो में निवेश करो, जो भी गेन पाओगे 30% हाइक होगा। बहुत सेंसिबल बजट है, कमेंडेबल बजट है कि यूपी इलेक्शन के इतने नज़दीक कोई फालतू का पॉपुलिज्म नहीं दिखा। नपीतुली सेंसिबल बजट। बिल्कुल, तो सेंसिबल बजट है ये इस वक्त आपके लिए। आइए एक और रिएक्शन लिया जाए टैक्सेशन के लिहाज से। ओसवाल साहब, क्या कुछ खास? देखा जाए तो कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है, यही एक खास बात है। सरचार्ज जो घटाया है कैपिटल गेन्स पे, मोस्टली दी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की इनकम में डिविडेंड और कैपिटल गेन होता है, और डिविडेंड पे तो 15% टैक्स था ही, लेकिन जो सरचार्ज कैपिटल गेन पे था 15, 25 और 37%, वो रैशनलाइज करके 15 कर दिया। इसका मतलब हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स 35% हो गया, 30% टैक्स प्लस सरचार्ज। लेकिन वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म तो कैपिटल गेन आदमी कमाता है तो उस पर जो टैक्स लगता है भरेगा वो, राइट। और बाकी तो इन्होंने वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह को AMT वगैरह का एडवांटेज दिया है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स घटा के उनके लिए,
जो रैशनलाइज किया है 17.5 18.5% का 15% कर दिया, वो प्रोसीजरल चीजें ठीक की है। नहीं, वो सही किया, क्योंकि एक्चुअली कर देना चाहिए था पहले ही। कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्यों ज़्यादा लगा रहे हो, वो किया है उन्होंने। और देखा जाए तो डिसेबल्ड पर्सन्स को कुछ एग्जाम्पशन दिया है इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया है जो 14% इनका पेंशन कंट्रीब्यूशन में जो डिडक्शन मिलता है, वो प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सटेंड करना चाहिए था। वो पेंशन का कंट्रीब्यूशन यदि नेशनल पेंशन स्कीम में यदि कंट्रीब्यूशन आदमी गवर्नमेंट कर रही है 14%, तो उसका डिडक्शन भी उस पर उतना वहाँ टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। बिल्कुल, वो प्राइवेट सेक्टर तक भी आना चाहिए था पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से। इसीलिए विजय जी, क्या कुछ खास है इस बजट में? क्या मेरे टैक्स पेमेंट में किसी तरह का कोई बदलाव होगा? क्या कुछ फर्क पड़ेगा इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से? अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा कि एटीसी में कुछ बदलाव नहीं है। पर्सनल इनकम टैक्स का लिमिट उन्होंने बढ़ाया नहीं है। टैक्स रेट में भी कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे। खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक चेंजेस है, वो बदला हुआ है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात इस बार बजट में कंटिन्यूटी लगी, जो पॉलिसी है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, भारत को एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमको लेके जाना है, वो इन लोगों ने किया है। हालांकि बहुत कुछ कर सकते थे। 1,40,000 करोड़ आपका जीएसटी कलेक्शन है, आपकी रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का अर्निंग कॉल सुनो, एवरीबडी इज इन द मूड ऑफ कैपेक्स। कुमार मंगलम बिरला ने कहा है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इन्वेस्टमेंट का दशक है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये है आपके लिए बजट की बड़ी बातें हैं। अरुण, आप क्या देख रहे हैं इस बजट से, क्या डायरेक्शन मिल रहा है? टैक्स पे तो आई थिंक कोई बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं है। मंत्री जी की जो ख्वाहिश थी वो पूरी है। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को चोर जैसा नहीं देखना चाहिए। तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो सरचार्ज जो हाईएस्ट 37 से 15 पे आया है, तो आई थिंक इट्स अ सेंटिमेंट। जो सुपर रिच लोग हैं उनके लिए सेंटिमेंट है। और जो न्यू अपडेटेड रिटर्न है, वो मतलब बहुत बार हम रिटर्न भरते वक्त ऐसे डर के भरते हैं कि कोई अगर मिस्टेक होगी तो क्या होता है। तो फिर अभी आप 2 साल तक उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो किसी ने कहा अब ये सेटलमेंट स्कीम जैसे ही आ गया है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। ओवरऑल उनका एक मैसेज टैक्स पेयर के लिए, वी आर टैक्स पेयर फ्रेंडली, दैट इज द मैसेज। और एक मैसेज है जी, जो रिपीटेटिव अपील्स जो डिपार्टमेंट फाइल करती है, हर एक बार एडिशन हो गया। एक इंडिया का क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड में इतना खराब था, एक बार असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर एडिशन कर देता है, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, वो अपील करता ही रहेगा, हर साल अपील करता रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है। तो अभी इन्होंने एक प्रोविजन इस तरह से लाई है कि वो अपने ब्लूप्रिंट में देखने के बाद पता चलेगा कि फाइन प्रिंट में क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि असेसिंग ऑफिसर जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाए तब तक वो अपील पेंडिंग रखेगा। एब्सोल्युटली। तो ये बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। हाँ, लेकिन इस बजट में जो मार्केट के लिए सबसे बड़ी थीम निकल कर आ रही है दीप, वो ये है, एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा अब फोकस में रहेगा, वो है कैपिटल गुड्स का। इसमें कोई डाउट नहीं, ये थीम है जो अब आगे चलेगी, न सिर्फ इस साल से अगले बजट तक, बल्कि कई सालों तक, क्योंकि सरकार ने इरादा अपना एकदम साफ बताया है कि अब आपको। और एक और चीज़ बता दूं कि जिस तरह से सरकार कैपेक्स अपना बढ़ा रही है और जिस तरह से सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है रैशनलाइजेशन करके, ये एकदम मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहती है और ये स्कीम्स आपको बजट के बाहर भी आती हुई दिखी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो बताना चाहता हूँ, पिछले 3 बजट के बाद ये चौथा बजट जो वित्त मंत्री ने पेश किया, अब तक का सबसे छोटा बजट है। छोटा बजट 1 घंटे 31 मिनट में, यानी कि बजट को बजाय इसके कि आपको झटके लगे, ऊपर नीचे हो, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह और इस पॉलिसी की कंटिन्यूटी को बताने वाली ये है आपके लिए, ये सीधी सीधी बात है। आइए, इस बीच हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। राठी साहब, स्वागत है, इस बड़े दिन आपने समय दिया, धन्यवाद सर। सबसे पहले बताएं, क्या कुछ खास लगा है बजट में? नमस्कार। आपके हिसाब से बजट अच्छा, बुरा, न्यूट्रल? देखिए, बजट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी बजट से कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होना चाहिए, और अगर आप देखें तो ग्रोथ ओरिएंटेशन में देखिए जीडीपी ग्रोथ के बारे में कहा कि 9.2% आ रही है विश्व। इस साल का जो एक्सपेंडिचर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान था, उससे ज़्यादा किया। उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट उसी लेवल पे रखा जो उन्होंने बात की। नए साल में पर्टिकुलरली उन्होंने जो 35% इंक्रीज की बात की कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। फिर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अभी जो 10 या 15 हज़ार करोड़ रुपए दिया इस साल, उसकी जगह 1 लाख करोड़ देंगे।
स्टेट्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए। तो ये जो गति शक्ति करके जो उन्होंने कहा कि भाई 7 इंजन जो काम करने वाले हैं, चाहे रोड है, चाहे पोर्ट्स है, चाहे रेलवेज है, ये मेरे ध्यान से वही इस देश के लिए प्रगति के लिए जरूरी है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना स्कोप है इन्वेस्टमेंट करने का। और ये जो इन्होंने बात की है फाइनेंस मिनिस्टर ने, आई थिंक वो बताता है कि वो उस सरकार का ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ज़बरदस्त है और उससे बड़ा सारी इकोनॉमी उससे जो है देखिए प्रभावित होती है। सब जगह बात की भाई कॉस्ट कैसे कम हो, लॉजिस्टिक्स में कैसे फ़र्क आए। तो ये सबसे पॉइंट जो मैं समझता हूँ, कैपेक्स बढ़ाना और उसके बावजूद फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसके अलावा देखिए इसमें जो बात की है डिजिटल करेंसी, एक नया बात की है, और साथ ही साथ क्रिप्टो पे इनडायरेक्टली कंट्रोल लाने के लिए उस पर टैक्स में प्रोविजन लाए हैं और TDS के प्रोविजन लाए हैं, उसका असर पड़ेगा। कई नए जो से 400 नए ट्रेन चालू होगी, रोपवेज लगेंगे, रिवर्स को कनेक्ट किया जाएगा, कई नए इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं बजट में सामने आए हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सारी चीज़ें सरकार ने किया और उसके बाद भी फिस्कल डेफिसिट को 6.9 से 6.4 पे लाने की बात है अगले वर्ष में। ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड बहुत अच्छा बजट है अनिल, मेरे हिसाब से। बिल्कुल ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है ये बात साफ है। बाजार पर इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ेगा ये भी मैं राठी साहब से जानूंगा। उससे पहले विजय मंत्री साहब, आप कुछ बजट के बारे में कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपने एक स्टार्टअप की बहुत अच्छी बात की। काफी लोगों को लगता है कि स्टार्टअप का मतलब क्या है कि बड़े लोगों के पास पैसा बन रहा है, जो हिस्सॉप लेके बैठे हैं, बड़े बिलियनियर बनते जा रहे हैं, यूनिकॉर्न बनते जा रहे हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट आपको बताऊं क्या है। पिछले साल 2021 में करीब 3 लाख से 5 लाख करोड़ के आसपास स्टार्टअप की कैपिटल आई, वो भारत और भारतीयों पर खर्च हो रही है। स्टार्टअप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको बताऊं क्या है। इंडिया लेबर सरप्लस, रियल एस्टेट एक्सपेंसिव कंट्री है। इंटरनेशनली लेबर एक्सपेंसिव है, रियल एस्टेट सस्ता है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम वो ये काम करता है कि आपका प्राइम रियल एस्टेट से हटा के आपका रियल एस्टेट बाहर ले जाता है और लेबर फोर्स को इस्तेमाल करता है। तो जो पहले बंदा सिक्योरिटी गार्ड बनता था, आज डिलीवरी बॉय बन के IT इंडस्ट्री में काम करके, लॉजिस्टिक में काम करके बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन IT इंडस्ट्री और स्टार्टअप में हो रहा है। इसलिए स्टार्टअप मेरे हिसाब से इंडिया की इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा और पॉजिटिव स्टेप है। इसको गवर्नमेंट ने इनकरेज भी किया। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बजट की बड़ी खास बातें हैं। राठी साहब, अब आपसे जानना यही चाहता हूं, इन्वेस्टर्स के लिए, बाजार के लिए इस बजट में क्या डायरेक्शन है? मुझे लगता है बाजार के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए बाजार में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि GDP ग्रोथ क्या आएगी। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी तो बाजार अच्छा चलेगी, क्योंकि जो सारी कंपनियों के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी रेवेन्यू जनरेट करने की। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा स्पेंड होगा तो स्टील, सीमेंट, जो भी कंपनियां कैपिटल गुड्स कनेक्टेड है इंफ्रास्ट्रक्चर से, उन सब में डिमांड बढ़ेगी, उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, तो नेचुरली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ओवरऑल मतलब अगर इसके लिए कहूँ, मार्केट के लिए एक अच्छा बजट है। और मेरा मानना है कि जो इससे अगर किसी को पहले घबराहट थी कि भाई मार्केट को क्या होगा, मेरा मानना मार्केट अब इससे और सॉलिड होगा, अच्छा चलेगा मार्केट। तो बाजार इससे और मजबूत होने की संभावना है, मजबूत रहेगा, आगे बढ़ेगा। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज इस बड़े दिन आपने समय दिया और बजट के बाद तुरंत पहला रिएक्शन भी आपकी तरफ से। आइए बग्गा साहब के पास चलते हैं। बग्गा साहब, FIs जो लगातार बिकवाली कर रहे थे बाजार में, क्या इस बजट के बाद उनके मूड में कोई बदलाव होगा? उनके लिए बजट कैसा है? देखिए अनिल जी, फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हूं कि वो बॉन्ड्स के बारे में बोले नहीं, क्योंकि वो एक क्राइम नीड है। अगर हमें लिस्ट करना है ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में, तो वो जरूरी था। हो सकता है फाइन प्रिंट में हो, पार्लियामेंट में ना बात करना चाहती हूँ वो, और जब बजट डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो शायद निकल आए। तो एक तो वो जो मैंने कहा सरप्राइज। दूसरा FIs का क्या अनिल जी, ओवरऑल तो पैसा आ रहा है इक्विटी फंड्स में। EPFR जो हर हफ्ते निकालता है रिपोर्ट, पिछले हफ्ते भी $17 बिलियन इक्विटी फंड्स में आए ग्लोबली। इमर्जिंग मार्केट ETF में भी पैसा आ रहा है। तो ये जो हमारा पैसा निकल रहा है, ये ज्यादा है कि मार्च का फेड हाइक के आगे लोग थोड़ा अपना बिल्डअप कर रहे हैं कैपिटल, ये मेरा अनुमान है।
ये कम होना चाहिए। जैसे मार्च नजदीक आता है और देखते हैं कि अब पहला रेट हाइक हो गया, ये कम होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सोच है। आज देखते हैं किस तरह नंबर आते हैं। आज तो खरीदारी हुई है और अच्छी बात यह है मार्केट ने होल्ड अप किया है बजट के बाद। नॉर्मली पोजीशन बन गई होते और फिर लोग प्रॉफिट बुकिंग करते और हम देखते रिएक्शन आता, बट मार्केट ने होल्ड अप किया अनिल जी। तो ये दर्शा रहा है कि शायद एक टर्न अराउंड है। बट मेरी उम्मीद यही है कि अगले 1-1.5 महीने में ये जो FI सेलिंग है ये काफी हद तक खत्म होनी चाहिए। केवल हम ही इसके लपेट में नहीं आए, कोरिया के मार्केट में काफी बिकवाली हुई है, ताइवान के मार्केट में काफी बिकवाली हुई है और भारत में हुई है। जहां पे पैसा नहीं निकला इतना वो है मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन कंट्रीज में इतना भारी बिकवाली नहीं हुई। लैटिन अमेरिका में काफी बिकवाली हुई है। सर एक डेढ़ महीने संभालने जितनी ताकत नहीं है सर। 1-1.5 हफ्ता हो तो 3-3, 4-4 हजार करोड़ रोज, मामला थोड़ा ज्यादा है। इसी पे रोक दे। इतना बढ़िया बजट है FIs के लिए, फिस्कल डेफिसिट उनकी उम्मीद के मुताबिक है, कैपेक्स बहुत ही बढ़िया है। ऐसे में अब इस बजट के बाद कौन सी थीम्स है जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रहेंगी मजबूत? सौरभ सर मैं आपके पास आऊंगा, बताएं सर इन्वेस्टर्स के लिए क्या है इस बजट में डायरेक्शन और कहां आप पैसा लगाना पसंद करेंगे वित्त मंत्री को सुनकर? देखिए हमारे जैसे इन्वेस्टर जो क्वालिटी फोकस्ड हैं, 3 बड़े थीम जो मेरे को नजर आए बजट में। पहला है कि GDP ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा, कैपेक्स को बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है इससे जो अच्छे बैंक्स हैं जिनके पास Tier 1 अच्छी है, जिनकी बैलेंस शीट कंट्रोल अच्छी है, अच्छे बैंक्स के लिए क्रेडिट ऑफ टेक ज़बरदस्त आएगा मेरे ख्याल से। अगले 2-3 साल में जो वेल रन बैंक्स हैं उनके लिए क्रेडिट ऑफ टेक ज़बरदस्त आएगा। पूरा जो कैपेक्स का उछाल है, GDP का उछाल है, टॉप क्वालिटी बैंक्स को फ़ायदा होगा। और हमारे पोर्टफोलियो में हम कोटक बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक जैसे कंपनियों की और निवेश करेंगे हम। दूसरा इलाका जो लगा कि बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनीज को बढ़ावा मिलेगा। हम सीमेंट कंपनीज में उतना निवेश नहीं करते, बट पाइप्स कंपनी जैसे हम निवेश करते हैं एस्ट्रल पॉली में। पूरा जो बिल्डिंग मटेरियल्स का खेल है वो अच्छा चलेगा, अगेन कैपेक्स के आसपास। और जैसे मैंने बोला, मेरे को लगा कि रियल एस्टेट को एक बढ़ावा मिलेगा क्योंकि LTCGT जो चेंज आया है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है। और तीसरा, अगर आप FIIs की बात करें, हमारा जो रीडिंग है लास्ट 2 हफ्ते से जो हमारे FII क्लाइंट्स हैं उनसे बात करके उनको इंडिया में पैसा लगाने की इच्छा है। चाइना की स्टोरी काफ़ी हद तक टूट चुकी है, FII का पैसा हिंदुस्तान में आएगा। FII कैसे स्टॉक्स पसंद करते हैं? स्ट्रक्चरल कंजम्पशन प्ले, स्ट्रक्चरल प्ले ऑन इंडियन टेक्नोलॉजी। सो IT सर्विसेज, कंजम्पशन, ये दोनों सेक्टर में मेरे ख्याल से ज़बरदस्त विदेशी पैसा आएगा। तो ये 3 थीम पे हम निवेश करते रहेंगे, बरकरार रखेंगे। एक डिस्क्लेमर दे दूं, मार्सेलस का काफ़ी पैसा लगा हुआ है इन थीम्स पे। मेरा खुद का जो पूरा सेविंग्स है, मेरी फैमिली की पूरी सेविंग्स भी मार्सेलस के साथ जुड़ी हुई है इन 3 थीम्स के आसपास। ओके, तो ये 3 बड़ी थीम आती हुई दिख रही है सौरभ जी की तरफ से, जहां पर उन्हें लगता है कि इस बजट के बाद निवेश किया जाए। उसमें से एक थीम जो सबकी कॉमन है और वो बिल्कुल साफ है, कैपिटल गुड्स वाली कंपनियों की, जहां पर आगे चलते हुए आपको ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि सरकार का फोकस उसी तरफ है। आइए इसी फोकस से और थीम्स और इन्वेस्टमेंट के मौके निकालने की कोशिश करते हैं। ओमकारा कैपिटल के वरिंदर बंसल भी हमारे साथ है। वरिंदर, आपको क्या लगता है ये सब सुनने के बाद कहाँ पैसा लगाना चाहिए? सर ये पहली बार हुआ है मेरे ख्याल में कितने सालों में आपने और मैंने कभी फिजिकल डेफिसिट का बात नहीं किया। ये माइंडसेट का चेंज है। हाँ। आप सोचो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे भी बाद में याद आया कि मैंने ओपनिंग कमेंट्री में फिजिकल डेफिसिट बोला ही नहीं, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप देखो कैसा बजट है कि IT से भी ऊपर है। तो द आइडिया है सर कि अभी हम घबरा नहीं रहे हैं कि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। एग्जैक्टली, सो दैट इज अ बिग माइंडसेट चेंज जो गवर्नमेंट में भी आया है और हमें भी आया है। अदरवाइज आपको याद होगा पहले हम लोग आधे % के लिए 10 बार गप्पे मारते रहते थे कि यील्ड कहाँ पे गया, बॉन्ड कहाँ पे गया। तो अभी वो है। तो एक ही सर सेक्टर है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हाँ भी मेरे ख्याल में कि अगले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए कि जहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर रहा है और करता रहेगा आगे जाके, वो है मैन्युफैक्चरिंग। बिकॉज देयर इज नो अदर वे। बाकी दैट इज वन थिंग जो गवर्नमेंट को फोकस करना ही करना है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो आज 15% का है सर, वो आगे जाके 20-25% GDP का होगा। मैं बहुत आंकड़े दे सकता हूँ सर आपको, बहुत ज़्यादा। सर हमने जब चालू किया था 20 साल पहले ना, हम चाइना के साथ व्यापार करते थे, 2 बिलियन का करते थे व्यापार। आज पता हम व्यापार कितना करते हैं सर? $84 बिलियन का। हमारा उनसे जो डेफिसिट है वो कुछ भी नहीं होता था पहले। सर आज हम 45 बिलियन, $45 बिलियन चाइना को दे रहे हैं। गवर्नमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये। सो उनको वो मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करना ही करना है। सो आई एम गोइंग विद मैन्युफैक्चरिंग। मेरे बहुत
पिक्स है मैन्युफैक्चरिंग में सर, अगर आप बोलो तो आई हाँ। गिव यू पिक्स। आई थिंक बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा ही, हाँ। लेकिन एक थीम जो पकड़ी है वो है मैन्युफैक्चरिंग की, 100%। जो इस बजट में बेहद साफ है। आइए एक बेहद खास मेहमान से करते हैं मुलाकात। देश में सबसे दिग्गज और प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक HDFC लिमिटेड, जो कि जानी और मानी जाती है इस वजह से कि वो इकोनॉमी का एकदम सही तस्वीर दिखाने वाला कारोबार करती है। जी हाँ, हाउसिंग फाइनेंस का। आइए इस ग्रुप के चेयरमैन दीपक पारेख साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दीपक पारेख साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और सबसे पहले धन्यवाद सर दिल से आपको, आपने समय दिया इस बड़े दिन। बताएं सर, इस बजट से क्या डायरेक्शन है इकोनॉमी के लिए, मार्केट्स के लिए, देश के लिए? मार्केट के लिए और देश के लिए अच्छा बजट है। ये बजट ग्रोथ बजट है, and the finance minister has concentrated on spending more money on infrastructure. Very occasionally she is referred to spending money on urban infrastructure. Urban infrastructure gets neglected. You've seen the kind of cities, how they are getting decaying and getting destroyed. So she has allotted a lot of money for urban infrastructure, and Prime Minister's intention of spending more money, capital. This is a capital growth budget. And you know, there's a saying that if it ain't broke, don't mend it. So on the direct taxes, there are not any changes. They have not given more exemptions. They have not increased ATC limits. They have not removed anything. They have not added anything. People were expecting gift tax and estate duty and a number of other things. But they've stayed away from it. And even on long-term capital gains tax, which the market will like, they've put a limit on the surcharge rather than the graded surcharge. So overall, I think it's been a good budget. You will see the growth. Revenue collections of the government has been so good this year, despite the pandemic. We can't forget that this is the third consecutive year where the pandemic is COVID-19. It started in February. So this is the third consecutive year which the finance minister have had to have the impact of COVID. Despite that, she is able to increase spend in capital expenditure, because I think the consensus was we need growth, we need more capital investment, and we need more hard infrastructure, whether it's road, railways, air corridors, logistics, whatever. So overall, I think it's good for the country. We are getting to a 9.2% GDP growth rate, and which is probably one of the highest in any large emerging countries. And even for India, I can't remember when we had a 9% GDP growth rate for many, many years. We've not achieved this target. And so it's credible that the finance minister has emphasized the right sectors. And she's given something for every sector, including, say, the GIFT City. For education, any educational institutions can come to GIFT City and have their own setup, have their educational institution, and they won't be impacted by the regulatory compliance requirement of the HRD ministry. So, there's been quite a lot of liberal thinking by the government, and defense may private sector has to be given 65% of the orders to be given to the Indian domestic manufacturers. There are number of things. The only thing I would say is that we have to see the details of the budget to see if any surprises have come in. Absolutely. We can't talk about that until we read the entire text. एब्सोल्युटली सर, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। जनरली जब भी नंबर्स आते हैं, चाहे वो जीडीपी के नंबर्स हों, फिस्कल डेफिसिट के हों, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर के, जो इस बार सबसे ज़्यादा है, जनरली लोग ये सोचते हैं कि अचीव कैसे करेंगे। नंबर्स तो गवर्नमेंट दे देती है। क्या आपको लगता है ये जो सारे नंबर्स दिए गए हैं वो अचीवेबल हैं? हमारा प्रॉब्लम ऑलवेज एग्जीक्यूशन का है. Will we be able to execute these grand ideas, these bold ideas of the finance minister? And this is where we falter at times. But I think on the revenue, on the availability of resources, there is resources available for good projects. There are resources available. They've talked of a green bond. If the government does a green bond, there'll be enough interest from international investors to come into that. And so I'm not concerned about availability of resources. Where will the money come from? I'm only a little concerned about the execution capability.
and the execution of these implementation of these infra projects by our Indian private sector and the construction industry. पारिक साहब, एक और सवाल आपसे जो लेना चाहता हूं वो आपकी एक्सपर्टाइज वाला, आपके बिजनेस वाला हाउसिंग और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर है। क्या कुछ बजट में ऐसा है जिससे इस सेक्टर को और ग्रोथ और बूस्टर मिले? 48,000 crores finance minister has allocated for Prime Minister's Awas Yojana, which includes cash link subsidy scheme, and the finance minister mentioned that it is for the LIG and MIG, EWS, LIG, MIG. So they have allocated 50,000, almost 50,000 crores for this scheme, which was ending in March 22. Right. So they have obviously extended it by one more year by allocating money to this scheme. So, and the housing sector in the last year has done remarkably well. The demand has shot up, and despite the pandemic and despite the lockdown, you've seen unsold inventory shrink considerably. And this is also applicable to commercial buildings. There's been a phenomenal growth in commercial offices, and the IT sector has taken 90% of the new buildings that have come up, because the IT sector and the IT-enabled sector, they are doing exceptionally well. Getting, CEOs of large technology companies and IT companies are telling me that we used to go and ask for jobs when we travel all over the world. Now, sitting in India, we are getting massive amounts of jobs because we don't travel. So things have changed. India is the capital for software development, is the capital for back office, and even a little high-end work Indian back offices are doing. It's just not voice. सर, बजट के दिन में आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आखिरी सवाल सर, सरकार ने अपनी तरफ से बड़े कैपेक्स टारगेट रखे हैं। क्या आपको लगता है इस बजट के बाद कॉर्पोरेट इंडिया, हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स, हमारे यहाँ की कंपनियाँ और प्रोमोटर्स हिंदुस्तान में बड़ा पैसा लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए तैयार होंगे? क्या इस बात को ये बजट और आगे बढ़ाएगा? The finance minister also said that we are setting up new rules for SEZ. Now, the new rules for SEZ rules were there earlier, but they are amending it, and this new set of rules will come. Now, SEZ is to promote industry, is to give a single window clearance if anyone wants to start manufacturing. I think that is the idea of the government in this budget, and you will see that Indian entrepreneurs are ready to invest. The only drawback at the moment was that capacity utilization in certain sectors are still at 70-75%. Unless they go to 80-85%, entrepreneurs do not put more money for a new factory. But I'm confident that that demand will increase with all this infrastructure investment, steel, cement, which is core. You have to have more of these core sector manufacturing units, and I'm confident that Indian private sector will be enthusiastically willing to invest money and set up new manufacturing with the PLI and these other benefits that are available. बिल्कुल। दीपक पारिक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपने इस बड़े दिन समय दिया और बजट पर हमारा पूरे विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने और पूरे देश के सामने रखा। दीपक पारिक साहब बताते हुए इस बजट के बारे में कि ये बजट है ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाने वाला इकोनॉमी को। तो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट इस वक्त वित्त मंत्री ने पेश किया है। आइए बता दें आपको कि अब फाइनली फाइनेंस एक्ट डाउनलोड हो चुका है। अब तक जो बड़ी बातें दिखी है किसने निकाली? अगर ओसवाल साहब या अरुण जी, कुछ कितने अमेंडमेंट्स आए हैं कब तक? 84 अमेंडमेंट, 84 कम या ज़्यादा है? पिछले साल से कम है रीजनेबल, बट नहीं, मोस्टली 60 अमेंडमेंट है करीब करीब, और बाकी के प्रोसीजरल सेक्शंस पे पेनल्टीज वगैरह पे है। तो मतलब कोई खास ऐसे बड़े अभी तक बड़े मेजर अमेंडमेंट नहीं, सब प्रोसीजरली दिख रहे हैं। अच्छा, जो मिनिस्टर ने स्टेटमेंट कहा था उसके हिसाब से उसके विपरीत कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है। तो अब अच्छा, जनरली हम फाइन प्रिंट में एक चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं, वो है आईटीसी को लेकर ऐसा कोई अब तक नहीं। तो एक बार आईटीसी के फेवरेट नहीं आईटीसी जिनका फेवरेट है उनके पास चलता हूं। आशु सर, बजट स्टॉक एक्सचेंज में। आशु सर, आईटीसी के लिए कुछ आया नहीं है, क्या कुछ नहीं आना ही अच्छा है इसके लिए?
अनिल जी आईटीसी में आनी जानी कुछ नहीं है, ये 215, 225 जाएगा, फिर इसकी पुट दिलवाएंगे एक्सपायरी के लिए, तो जाने तो मैं तो कह रहा हूँ कोई नेकलाइन वेकलाइन टूट जाए किसी वजह से 225-30 हो जाए तो अच्छे लेवल पे बेचने के लिए मिल जाएगा। कुछ नहीं आया अनिल जी, कुछ है भी नहीं अनिल जी आईटीसी में अभी भी। कुछ नहीं आना अच्छा भी होता है, कुछ नहीं आना न्यूट्रल भी होता है और खराब भी होता है। आइए चलते हैं दिल्ली भसीन साहब के पास। भसीन साहब से भी एक जल्दी से क्विक टेक लिया जाए। भसीन साहब, बजट पर आपकी राय? सुपर सर, इससे अच्छा टाइम और इससे अच्छा समय नहीं हो सकता था। किसी चीज पे नेगेटिव नहीं है, और जब ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल इन्फ्लेशन और बॉन्ड्स है, आई थिंक ये टाइम है फॉर फॉरेन मनी टू कम बैक टू इंडिया। इससे अच्छी बजट हो नहीं सकता था, शॉर्ट स्वीट एंड टू द पॉइंट। और आप देखिए ग्रोथ पे इम्पटस, तो मुझे तो यहाँ कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज फ्लो नहीं दिखती। इनफैक्ट ग्रोथ के लिए ही सारा कुछ है। फाइन प्रिंट में जो आएगा, तो आप कहें तो मेरे पे 2 कॉल्स हैं जो मुझे यहाँ बहुत बढ़िया लगते हैं और दिग्गज शेयर्स है जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सर, बताएं बजट के बाद क्या कुछ खरीदना चाहिए? तो देखिए, पहले तो मेरा मनपसंद जीएमआर पे बने रहिए, क्योंकि जो आप ट्रैफिक और ग्रोथ का देखेंगे नेक्स्ट पैरामीटर, इट्स ऑल अबाउट एयर ट्रैफिक, एरोसिटी एंड द रिलीफ विच विल कम फॉर होटल्स एंड एयर ट्रैवल। तो उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है, दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। दूसरा पिक होएगा टाइटन। आपने डायमंड्स और उस पर कुछ रिलैक्सेशन दी है जिससे टाइटन को और बूस्ट मिलेगा। साथ में आपने कह दिया कि कैश एलिमेंट इन गोल्ड विल बी ऑल रिड्यूस, सो दैट मींस टाइटन विल बिकम अ वेरी वेरी बिग फेवरेट ऑन द बैक ऑफ फेस्टिव सीजन एंड वेडिंग्स एंड सो ऑन। तो टाइटन 1375 में, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 23-25, लेकिन 2500 का टारगेट। और तीसरा लार्ज कैप जो मुझे बहुत पसंद है वो है HCL टेक। आपने डिजिटल टेक्नोलॉजी सब पे बढ़ावा दिया है, एंड आई थिंक इन आईटी द बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक एट दिस प्राइस इज HCL टेक। 1115, 1110 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1050, टारगेट ऑफ 1300। कीप HCL टेक फॉर द नेक्स्ट वीक, यू विल गेट अ 15% अपसाइड। टाइटन, HCL टेक, ये 2 हैं वो स्टॉक जो भसीन साहब को पसंद है। और भसीन साहब के हिसाब से बजट है बेहतरीन, कहीं कोई डरने घबराने और चिंता करने की जरूरत है नहीं। हालांकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है, और वो लाजमी भी है क्योंकि 2 दिनों में बाजार तेजी से भागा है। 16,900 से 17,600 तक की नॉन स्टॉप 700 अंकों की तेजी के बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग बजट के बाद आती हुई दिख रही है। लेकिन 38,000 के पार निकलने के बाद 38,000 के पास आता हुआ अब बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्थानों से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ। इस बीच बजट की फाइन प्रिंट में एक बड़ा आंकड़ा आपके सामने आता दिख रहा है, वो है अगले साल का विनिवेश लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपए। इससे क्या 2 बातें समझी जाए। पहली तो वरिंदर ये कि LIC का IPO आ ही जाएगा इस साल, क्योंकि अगर LIC के IPO का आप आंकड़ा गिने तब तो काफ़ी बड़ा हो जाता। तो LIC को इसी साल मानकर चलें। ये बताएं कि अगले साल 65,000 करोड़ का आंकड़ा कैसा है, कम, ज्यादा, छोटा, बड़ा, अचीवेबल, और इसमें कौन कौन सी कंपनियां हो सकती है जिन्हें गिना होगा? बहुत कम है सर, वो बहुत कम है ना, बहुत कम है। बाकी LIC के बिना हम लोग मान रहे थे कि अराउंड 140, 150, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का नंबर आ सकता है। बाकी जिसमें IDBI बैंक हुआ, BPCL हुआ, कॉनकोर हुआ, BEML हुआ, शिपिंग कॉर्पोरेशन हुआ, हिंदुस्तान जिंक हुआ और अदर्स हुए, ये सारे के सारे आ सकते हैं। तो 1.25 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ का नंबर था उसमें। तो एक तो बहुत क्लियर है बात कि LIC ये मान के चल रहे, गवर्नमेंट मान के चल रहा है कि इसी साल होगा। अगर LIC अगले साल होता तो वो 2.5-3 लाख करोड़ की बात कर रहे होते हैं हम लोग। तो अगले साल 65,000 करोड़ इज अ वेरी वेरी लो नंबर। जैसे मैंने आपको बोला सर कि 2 लाख करोड़ कम इनकम आई है, राइट? तो कम इनकम क्यों आई है? सो एक यही फर्क आ गया। तो डाइवेस्टमेंट का अमाउंट कम लिया है, 1 लाख करोड़ कम हो गया, ठीक है? 1 लाख करोड़ के आसपास का। 1.5 लाख करोड़ लोग मानकर चल रहे थे कि शायद डाइवेस्टमेंट का अमाउंट है। एक्स LIC, हाँ, LIC तो इस साल है। हाँ, LIC तो इस साल है। सो 1 लाख करोड़ कम है। बाकी अगर BPCL मानू सर, 45,000 करोड़ तो BPCL से आ रहा है। करेक्ट। कॉनकोर है आपका 22,000 करोड़ के आसपास, कॉनकोर से है। 25,000 करोड़ IDBI से है। BEML 4,000 करोड़, शिपिंग कॉर्पोरेशन 4,000 करोड़, हिंदुस्तान जिंक 40,000 करोड़ है। तो मैं सबको मिलाऊंगा तो कुछ 1.5 लाख करोड़ के आसपास तो बन ही जाता नंबर मेरा। So I don't know why they have taken it so less. करेक्ट। ये तो बहुत कम नंबर लिया सर, 65,000 करोड़ इज वेरी वेरी लेस। ओके, तो ये है आपके लिए बजट में 65,000 करोड़ का डाइवेस्टमेंट टारगेट। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हर चीज में सरकार कम कर रही है, नहीं तो हमेशा ये लगता है अरे और सबको ये तो अचीव ही नहीं होगा। इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये डेटा भी ओवर अचीव करेगी। 2-3 चीजें आपको अनिल जी जल्दी बता दूं मैं। एक तो FI सेलिंग पे बहुत हम ध्यान दे रहे हैं।
रिलेवेंस खत्म हो गया, इतना बड़ा रिलेवेंस नहीं रहा है। थोड़ा सा 11,000 तो SIP बुक है आपकी, EPFO का 4-5 हजार करोड़ रुपया है, फिर आपका NPS का पैसा आता है, फिर आपका इंश्योरेंस का पैसा आता है, तो वो काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया। एक तो ये बात। दूसरी बात हमको देखनी है, जो FDI का पैसा आता है स्टार्टअप में आ रहा है, वो भी एक तरह का इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म का इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। तो जो FI बेची उससे ज़्यादा FDI का पैसा हिंदुस्तान के अंदर आ गया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरा व्यू थोड़ा लोगों से अलग है यहाँ पे, वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर। लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट कम करो, कंजम्पशन बढ़ेगा। हिंदुस्तान इज अ नेशन ऑफ सेवर्स। जो रिटायर आदमी हो चुका है, जिंदगी भर जितना हाई इन्फ्लेशन बर्दाश्त किया है, अब रिटायरमेंट में एज में उसको बोल रहे हैं कि 3% लेके जा नेट ऑफ टैक्स, 4% लेके जा, वो मुझे लगता है एक चैलेंजिंग चीज़ है। क्योंकि आप कार पे देखो, कार 10 लाख रुपए की है तो 10 लाख टैक्स लगता है, 20 लाख में आपके हाथ में आती है। अफोर्डेबिलिटी इज अ बिगर इशू। अगर ओसवाल जी रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर, इनसे पूछिए, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2000-3000 करोड़ सरकार को देना पड़ता है, उसके बाद उसके ऊपर घर बनते हैं। तो मुझे लगता है नहीं, इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के अंदर है। मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होना चाहिए इंडिया में, वो इंडियन इंडस्ट्री को अनकॉम्पिटिटिव नहीं करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर सेवर्स के हाथ में इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा तो शायद कंजम्पशन बढ़ेगा, उनके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ सकता है। बिल्कुल। और इस बीच बाजार में तेज मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है हमेशा की तरह दोपहर के बाद, और आज बजट के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। तो जो बड़े लेवल से वो आपको ध्यान में रखने हैं वो है 17,275। पहला कमजोरी का संकेत 17,250-275 के नीचे होगा। जब तक इसके नीचे नहीं है तब तक आप कमजोर दिन के लिए भी नहीं है, ये ध्यान में रखें। बजट के दिन इतना उतार चढ़ाव नहीं देखेंगे तो फिर बजट देखेगा कौन? इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो बनता है। बाकी रहा सवाल बैंक निफ्टी का, ऊपरी स्तरों से 1000 पॉइंट नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी में कमजोरी का पहला संकेत तब आएगा जब बैंक निफ्टी 37,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे। जब तक 37,500 के ऊपर है और 17,250 के ऊपर है तब तक दिन के लिए भी आप कमजोर नहीं है, ये भरोसा रखें। इसके नीचे कमजोरी होगी। क्लोजिंग जो सबसे अहम है आपके लिए 17,100 के नीचे की, अगर उसके नीचे क्लोज होते हैं तो आपके लिए रिस्क बड़ी खुल जाती है। और 17,650 की जो हम बात कर रहे थे दीप, वहीं से घूमे 17,625 के आसपास, तो अब वो क्लोजिंग थोड़ी दूर नजर आती है। तो लेट्स सी कहां बंद होते हैं आज बाजार, वो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस बीच बग्गा साहब हमारे साथ हैं और बग्गा साहब से भी इसी पर राय ली जाए। बग्गा साहब, कुछ आप टिप्पणी भी करना चाहते थे, और अगर इस डाइवेस्टमेंट टारगेट पर भी अगर आप कुछ कहना चाहें सर। जी बिल्कुल अनिल जी, तो लग रहा है LIC इस साल ही होगा। दूसरा, ये बहुत कम टारगेट लिया है, तो इसमें जरूर है। तीसरा, जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं उसका कुछ इसमें नहीं लिया है, क्योंकि सरकार का जो टोटल बोरोइंग लिया गया है अनिल जी, लगभग 14.5 लाख करोड़ ग्रॉस बोरोइंग, और नेट बोरोइंग लगभग 11 लाख करोड़ तक है। तो ये भी अच्छा एक नंबर है। एक और चीज जो निकल रही है फाइन प्रिंट से अनिल जी, के एक्साइज ड्यूटी 3.3 लाख करोड़ ली है। अब मेरा जो अनुमान है कि $70 तेल पर भी सरकार लगभग 4 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी कमा रही थी, तो एक्साइज ड्यूटी भी कम ली गई है। तो ये पॉजिटिव है कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए लगता है कि कुछ इन्होंने लिया है टारगेट के एक्साइज ड्यूटी हमें काटनी पड़ेगी, तेल जिस तरह से बढ़ रहा है। हम 2 नंबर जो हम देखते हैं, जो अभी निकल के नहीं आए, पूरी पढ़नी पड़ेगी रिपोर्ट, कि एक तो तेल कितने पे लिया है, वो जो इकोनॉमिक सर्वे था वो तो गलत था बिल्कुल, 70 से 75, तो इन नंबर्स में क्या लिया है। दूसरा, नॉमिनल GDP क्या लिया है, उससे वर्क बैक करते हैं अनिल जी नॉर्मली, और हमें पता लग जाता है कि क्या दिख रहा है सरकार के फाइनेंसेस में। वो 1-आध घंटे में पता करते हैं, बट ये दिख रहा है कि क्लियरली प्रैग्मेटिक है, क्लियरली बहुत कंजर्वेटिव है। नॉर्मली क्या होता था, टैक्स लगा देते थे कि 20% बढ़ेगा टैक्स, और 12% का एक्चुअल ग्रोथ होता था, और सारे टैक्स वाले असेसीज के पीछे पड़े रहते थे। इस बार ये उल्टा है कि बहुत ही नरम नंबर लिए हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर लिए हैं, जो कि एक पॉजिटिव है। तो इससे ओवर अचीव करना आसान हो जाता है। भारत को इन्फोसिस बना दिया है दैट वे, कि भाई अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर करो और अच्छे नंबर लेके आओ। ये मुझे दिख रहा है, जो मैथमेटिक्स देख रहा हूं मैं, फिजिकल मैथ्स अनिल जी। इंटरेस्टिंग चीज बताइए बग्गा साहब ने भी। आइए एक बार जल्दी से आपको बता दूं कि सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम था। ये था हमारा पिछला सवाल, इसका जवाब आ चुका है, और वो खुद निर्मला सीतारमण जी।
हाँ, 2 साल पहले 2 साल पहले। और आज देखिए वहां से 1.5 घंटे में आ गई, 1 घंटा 31 मिनट। मेरे ख्याल से पिछले 4 बजट में जो अब तक उन्होंने पेश किए उनमें सबसे छोटा बजट आज का है। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, एक नहीं अनेक अवार्ड्स आपको दिए जाएंगे। तो महक गेहानी, जंग बहादुर और अभिषेक, ये 3 वो खास लोग हैं जो इस घंटे के लकी विजेता हैं। अगला सवाल भी आपके लिए आने की तैयारी में है, हम आपके सामने रखेंगे। आइए, छठा सवाल आपके सामने आता हुआ दिख रहा है इस वक्त, और वो ये कि किस वित्त मंत्री के नाम सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है? मोरारजी देसाई, निर्मला सीतारमण और प्रणब मुखर्जी, ये 3 हैं। और सवाल देने का तरीका तो अब तक तो आपको याद ही होगा, फिर भी मेरा तो काम है बताना पड़ेगा। ZB यानी कि जी बिजनेस, एक स्पेस दें, 6A 6B या 6C, जो आपको ठीक लगता हो जाओ वो लिखें और टाइप करके भेज दें 57575। और दूसरा तरीका जो ज़्यादा आसान है, ट्विटर पर जाएं, 2 हैशटैग है उनका इस्तेमाल करें, #BudgetOnZ, #GrowthBoosterZ। ये दोनों ही वो हैशटैग है जिनको आपने आज इंडिया में नंबर 1 और नंबर 2 ट्रेंड करते हुए बनाया था। तो ये दोनों ही हैशटैग इस्तेमाल करें और इस पर आप जवाब लिखकर हमें भेज दें, ये आपके लिए। और इस बीच दीप एकदम परफेक्ट लेवल से घूमते हुए बाजार 17,250 के आसपास से, निफ्टी 125 अंक ऊपर 17,245 एकदम परफेक्ट लेवल से घुमाए। और बैंक निफ्टी भी 37,700 के आसपास। डर के आगे जीत है। ये बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है, गिरावट में खरीदते रहे और ऊपर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहे। बजट के दिन अगर इतना ऊपर नीचे होगा नहीं तो मजा वही बोल रहा से था, अब लग रहा है आएगा। बजट वाला एक्शन आ रहा है, बिल्कुल अब तक लग नहीं रहा था बिल्कुल बजट वाला एक्शन अब बनता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए चिंता न करें, डरे नहीं, घबराए नहीं, कुछ ऐसा खराब नहीं इस बजट में। हाँ, अगर आप ये चाहें कि कुछ ऐसा खास नहीं तो वो आप सोच सकते हैं, लेकिन कुछ खराब नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। इवन इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, उसमें भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट का जो कंडीशनिंग है ना, थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो इन्फोसिस जैसा हो गया है। वो बोलते हैं कि हम कम पैसा कमाएंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में कितना 8.9%, 8.5-9% का GDP ग्रोथ नंबर लिया, तो वो भी कंजर्वेटिव था। रेवेन्यू नंबर अभी लिया, ये भी कंजर्वेटिव है। खर्चे का नंबर बोल रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं। सो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट नाउ नोज कि अभी हाउ टू प्ले विद द एंटायर सेंटिमेंट्स, दे आर नॉट वरीड अबाउट इट। तो मुझे लग रहा है कि अभी मालूम है कि आगे जाके ना हमें सरप्राइज एलिमेंट्स बहुत मिलेंगे, तो सरप्राइज एलिमेंट देना चाहता है। FM का ये बहुत क्लियर हो गया कि शी वांट्स टू गिव सरप्राइज टू द मार्केट्स। पॉजिटिव ऑफ कोर्स। और वीरेंद्र, इसके एक बात ये भी हो सकती है कि अभी उनको ग्लोबल कैपिटल को इम्प्रेस नहीं करना। ग्लोबल कैपिटल इंडिया की तरफ देख रहा है अभी, आफ्टर चाइना प्लस पॉलिसी के बाद। जो सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल प्लेयर है, वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं। एक टिप देता हूं अनिल जी खाली में, अभी $7 बिलियन का इंटरनेशनल लिमिट बस्ट हो गया म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्ट करने का। विदेशी मुझे लगता है बहुत अच्छा स्टेप है। हाँ। क्योंकि आने वाला 1, 2, 5, 10 साल भारत में बड़ा पैसा बनने वाला है। करेक्ट। तो अभी जो आपका इन्वेस्टमेंट लिमिट बस्ट हो गया, इंडिविजुअल लेवल पे भी आप इंटरनेशनल पैसा डालना बंद कर दो, वहाँ कहानी खत्म हो गया है। बड़ा पैसा इंडिया में ही बनने वाला है। वाह, बड़ा इंडिया में, इंडिया विल आउट परफॉर्म इन माय ओपिनियन मोस्ट ग्लोबल मार्केट। बिल्कुल। तो इंडिया, हाँ, एक अब मैंने आपको बोला था कि वाई इंडिया ट्रेड, वो अपन बाद में बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो इंडिया में ज्यादा पैसा बनने की पूरी संभावना। आइए BSE चलते हैं। 2 BSE चलना है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां पर थोड़ी देर में आशीष कुमार चौहान साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, और दूसरा BSE हमारा बजट स्टॉक एक्सचेंज जहां हमारे मेहमान हमारे साथ है। जरा एक बार, बड़ी देर हो गई, सिद्धार्थ सेदानी साहब की जोश भरी आवाज सुनिए। सिद्धार्थ जी, बजट के बाद जोश हाई है? बिल्कुल हाई है, और ये ग्रोथ का जो बजट पिछले साल दिया था उसको बरकरार रखा है FM साहिबा ने। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और कोई नेगेटिव नहीं है, यही पॉजिटिव है मार्केट के लिए। बट इसके साथ ही ग्रोथ ओरिएंटेड 2 स्टॉक भी देना चाहूंगा अनिल जी। सिद्धार्थ जी बताइए। अनिल जी, पहले तो जिस हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा देखा है, इसमें कैपिटल गुड्स की कंपनी सीमेंस, इसके ऊपर खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 2677 का। सीमेंस में मैं मानता हूं कि रेलवे से भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर बुक में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। सीमेंस पे खरीदारी करनी चाहिए, निवेश की राय। साथ ही साथ IDFC लिमिटेड पे भी खरीदारी करनी चाहिए, इसका टारगेट होगा 85 का। IDFC लिमिटेड और सीमेंस दोनों ही ग्रोथ ओरिएंटेड, मुझे लगता है दोनों पे ही खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बजट को लेकर आए। आइए, देश के नहीं, एशिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जिसे आप जानते हैं,
उनके सीईओ आशीष कुमार चौहान साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, कैसे देख रहे हैं इस बजट को, किस दिशा में ले जाएगा देश को, इकोनॉमी को और बाजार को? आई थिंक ये जो बजट पेश हुआ है उसके कई एक तरह से पहलू है। एक तो ये है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, इनफैक्ट टैक्स के ऊपर चर्चा भी कमी हुई है। इवन स्पीच आप देखेंगे तो टैक्स पे चर्चा भी कमी हुई है, क्योंकि एक तरह से जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स दोनों का इतनी तरीके से उन्होंने सिंप्लीफिकेशन किया है कि अभी उनके पास भी कोई गुंजाइश नहीं है बहुत ज़्यादा चेंज करने की। तो मुझे लग रहा है कि अगले फ्यूचर बजट में भी आप देखेंगे कि टैक्स का जो चेंजेस आएगा बहुत कम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो एक तो है कि नया कोई टैक्स नहीं है, तो वो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट इसलिए है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो करीब करीब 35% से बढ़ रहा है। और बजट का एक बड़ा हिस्सा वो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी, तो उसको पंप प्रैम्पिंग कहते हैं इकोनॉमिक्स में, कि जिससे जब कोई निवेश नहीं करना चाहता है तो गवर्नमेंट करती है, उसके बांध बनाती है, पोर्ट्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, रोड्स बनाती है। तो वो जो चीज़ें हैं उसमें सीमेंट, स्टील वगैरह की खपत बढ़ेगी, लोगों को आमदनी मिलेगी, तो वो भी कुछ ना कुछ टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह खरीदेंगे, तो हर चीज़ की खपत बढ़ती है। तो वो एक तरह से इसी को ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कहते थे। पहले ज़माने में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत करते थे, पिछले 10-15 सालों में कम किया था। ये कोविड के दौरान वापस ये सरकार ने शुरू किया है कि जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रही है। और तीसरा मैं कहूँगा कि एक तरह से ग्रीन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ग्रीन बजट भी मैं कहूँगा ग्रोथ के साथ। तो ये 3-4 चीज़ें मुझे अच्छी लगी। और लास्ट चीज़ जो है, टैक्स पे ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि 2 साल तक आपने रिटर्न भरा है, उसके 2 साल तक उस अंदर आप एडिशनल इनकम डिक्लेयर करके नया रिटर्न्स भर के आप अपनी उसके ऊपर टैक्स भर सकते। तो जो रेड वगैरह होती थी मेरे हिसाब से वो अब कम होगी। आपको पता चल गया कि भाई आपके पास इनकम ज़्यादा है, तो आप वो टैक्स भर के आपका नया रिटर्न्स भर सकते हो। और उसके लिए मुझे लग रहा है कि ये एक तरह से सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेसेस हो रहा है, जिससे जो टैक्स टेररिज्म वगैरह की बात थी, ये उसको एक तरह से नाबूद करने की बात इस बार बजट में हुई है, जो कई लोगों ने ध्यान दिया नहीं है इसके ऊपर। बिल्कुल। और पिछले 1.5-2 साल में सर आप देख ही रहे हैं कि कितने नए निवेशक बाजार से जुड़े हैं। डीमैट अकाउंट की संख्या लगभग दुगुनी हो चुकी है। और जो पुराने काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कई सालों से बीएसई के साथ जुड़े हैं। आपकी इंस्टीट्यूशन ने हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जिंदगी में पहली बार बजट ढंग से सुना और देखा है, क्योंकि अब तक काम ही नहीं पड़ा, पैसा लगाते नहीं थे, अब लगा रहे हैं तो देख रहे हैं। उनके लिए इस बजट में क्या संदेश है? नहीं, बजट में संदेश यही है कि अब जो भारत की सरकार है वो टैक्स का आपको एक फ्रेमवर्क दे चुकी है। नए टैक्स बहुत कम आएंगे और जितना कलेक्शंस आता है टैक्स या किसी और चीज़ का, तो गवर्नमेंट भारत के विकास में उसका इस्तेमाल कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये मैसेज जो है कि कम चेंजेस करेंगे, स्टेबिलिटी रखेंगे टैक्स वगैरह की, और जितने भी पैसे हम जुटा सकते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ में खर्चा करेंगे, अपना खर्चा कम करेंगे। तो ये आपके लिए राय है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो सावधानी से करें निवेश। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष चौहान साहब, हमारे लिए समय देने के लिए, बाजार पर और बजट पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ रखने के लिए। और इस बीच बाजार फिर से रिकवरी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। 38,000 के पार इन्वेस्टमेंट का टारगेट नहीं समझ आ रहा सर। ये FY22 का जो उन्होंने सोचा था वो 2.25 लाख करोड़ सोचा था, राइट? और जो नंबर अभी आया वो 78,000 करोड़ आया है। तो वो 78,000 करोड़ इस साल भी लिए है इन्होंने। इस साल 78,000 करोड़ और अगले साल 65,000 करोड़। हाँ, तो मतलब तो हमने तो इस बार मेरे ख्याल साल अब तक तो क्या हुआ, 60,000 करोड़ के आसपास हुआ है। नहीं 12,000 सिर्फ नीलाचल का हुआ है। हाँ, नीलाचल वो भी अभी कल परसों ही हुआ है। तो इंडिया का भी हुआ है ना 8,000। 24 हो गया, नीलाचल मिला के 24 हो जाएगा। तो LIC कब हो रहा है?
तो ये जो नंबर है थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि 78,000 करोड़ इस बार है, अगले साल 65,000 करोड़ नंबर जो दे रहे हैं। और अगर LIC आ गया फिर तो बम्पर है। फिर अगर LIC को गिने बगैर ये मैथमेटिक्स है तो LIC को आप इस साल भी नहीं गिन रहे। मार्केट सब अलग और देख रहा है एक मिनट, बग्गा साहब इस पे कुछ रोशनी डालना चाहते हैं। बग्गा साहब, LIC का IPO का पैसा जो आएगा सरकार को, न इस साल में दिख रहा है न अगले साल में, कुछ इस पे कहेंगे आप? अनिल जी, ये हो सकता है अनिल जी, ये जो एयर इंडिया की एंट्री नहीं हुई है ना, जो ये बोली 59,000 करोड़, क्योंकि एयर इंडिया का जो डेट था वो SPV में मूव किया है, तो क्या ये अकाउंटिंग है क्या अनिल जी? 59,000 करोड़ एयर इंडिया का बुक से गवर्नमेंट के बुक में आया है, तो क्या वो ऑफसेट कर रहा है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये इस बात को विशेष तौर से बजट में इस रकम का उल्लेख भी किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया के खाते पे उन्होंने ये हिट ली है अपनी बुक्स में बेसिकली। सर, DIPAM की वेबसाइट पर एयर इंडिया का 2700 करोड़ दिखा रहा है डाइवेस्टमेंट रिसीट्स में अब तक का जो ऑलरेडी इन्होंने काउंटर कर लिया है। तो शायद जो 2700 नहीं वो अलग होगा फिर वो उसका। सो 50,000 करोड़ उन्होंने बोला था ना कि अभी ऑफसेट किया है, तो 50,000 करोड़ का वो उसमें लाके 78,000 प्लस 50,000 करोड़ तो वो हो जाएगा। तो फिर 1.25 लाख करोड़ हो जाता है करीबन। तो फिर वो हो जाता है। तो सर 1.25 लाख करोड़ आंकड़ा तो ठीक है, 1,25,000 1,30,000 करोड़ अगर होता है, 65,000 प्लस 60,000, 1,25,000 करोड़, 1,24,000 करोड़ प्रिसाइजली, राइट सर? वो ऑफ द बैलेंस शीट कर रहे होंगे अनिल जी, ताकि वो फिस्कल डेफिसिट ना बढ़े। तो हो सकता है LIC को ऑफसेट करके एक नंबर लेके आ रहे हैं ये 75 का जो वरिंदर ने पकड़ा है। हो सकता है ये, क्योंकि एयर इंडिया का अगर पूरा ट्रांजैक्शन समझें, 18,000 करोड़ टाटास ने दिया है, जिसमें से 15,000 उन्होंने डेट के लिए दिया है और 2,700 करोड़ सरकार को आया है। सरकार को नेट इनफ्लो 2,700 का आया है। और 59,000, मेरा आंकड़ा था 63,000, बट आज इन्होंने बोला 59,000 करोड़ वो SPV में रोल आउट किया, बट वो है लाइबिलिटी सरकार की है, उसको आप बैलेंस शीट में लाते हैं तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। हो सकता है ये ऑफसेट करके ला रहे हो, ये ऑफसेट करके जस्ट आई एम थिंकिंग। ओके, तो ये है आपके लिए डाइवेस्टमेंट के आंकड़े पर कुछ और डिटेल्स हम निकालने की कोशिश करेंगे। ये है इस वक्त डिटेल। जी बॉन्ड मार्केट आपको अलग स्टोरी बता रहा है। हम फिस्कल डिफिसिट बोल रहे हैं मैनेजेबल है, लेकिन बॉन्ड मार्केट बोल रहा है कि 10 ईयर G-Sec 670 से 685 हो गया है। पिछले एक साल में 10 ईयर G-Sec 1% ऊपर बढ़ा है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने पिछले बजट में लोगों को बोला, नो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट, नो लॉन्ग टर्म बॉन्ड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा कंटिन्यूसली, आपको हायर इंटरेस्ट रेट पे FD लॉक इन करने का मौका मिलेगा। आप बोरो कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हो सके अगर कोई बैंक आपको फिक्स रेट पे दे उस पे बोरो करें। फ्लोटिंग रेट पे आपने बोरो किया तो अभी रेट जो आपको मिल रही है 6 महीने में वो रेट आधा से 1% कम से कम ऊपर जा सकती है। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। तो थोड़ी सी ब्याज दरें बढ़ने के आसार हो गया, सब 685 हो गया 10 ईयर बॉन्ड 685। ओके, यानी कि लगभग 15 बेसिस पॉइंट, 17 बेसिस पॉइंट, 3%। अगर उल्टा देखें तो 2.5% करेक्शन 3% बोल के डराओ मत। 3% करेक्शन है। 3% करेक्शन है बॉन्ड मार्केट में। अगर आज निफ्टी में 3% करेक्शन हो तो बजट को क्या बोलते हैं हम लोग? तो बिल्कुल, तो ये है आपके लिए। सौरभ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे, क्योंकि बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी बढ़ी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 670 से 687 तक आई है, यानी कि बॉन्ड मार्केट थोड़ी ब्याज दरें बढ़ने के संकेत दे रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरा फिस्कल मैथमेटिक्स है, मेरे ख्याल से इन्होंने LIC का नंबर इस साल भी डाला है, अगले साल भी डाला है, एंड 6.4% का जो नंबर है बहुत ही अचीवेबल है। तो अगर इनका जैसे मैंने बोला, कैपेक्स का मेरा उम्मीद था कि 20% ग्रोथ होगा, कैपेक्स पे इन्होंने 39% ग्रोथ घोषित किया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नंबर फ्रॉम व्हाट आई कैन सी 5 से 10 के बीच में है। ओवरऑल सरकार का खर्चा 10-11% से बढ़ेगा। अगर LIC इस साल आया, रिमेंबर LIC में एक बार IPO हो गया, सरकार को 75% की तरफ जाना पड़ेगा 3 साल के अंदर। अगर LIC इस साल आया और अब से लेकर चुनाव तक और एक ट्रांच आया, बिकॉज 2 ट्रांच तो लाने पड़ेंगे टू मूव टुवर्ड्स द 75% नंबर, सरकार का अगले 2 या 3 साल का फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप काफ़ी आसानी से हो जाएगा। सो बॉन्ड मार्केट मेरे ख्याल से मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, बिकॉज टू बी फेयर टू बॉन्ड मार्केट, क्लैरिटी इस मुद्दे पे इनफ दी नहीं गई है। ये बजट फिस्कली अग्रेसिव नहीं है,
एंड फिस्कल कंसोलिडेशन का रोड मैप काफ़ी सॉलिडली फॉलो किया है। जैसे जैसे 1-2 दिन निकलेगा मेरे ख्याल से बॉन्ड मार्केट फिर से काम डाउन कर जाएगा। ओवरऑल जो पिक्चर है 3 सॉलिड सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आ रही है। गवर्नमेंट का कैपेक्स जो डिस्कस कर चुके हैं, टेक सेक्टर, आपके कुछ गेस्ट भी बोल रहे थे, टेक सेक्टर इंडियन जीडीपी का 10% है, ज़बरदस्त ग्रोथ चलेगी। हमारे जितने भी ग्लोबल चैनल चेक्स है सजेस्ट कर रहे हैं कि अगले 4 साल इंडियन आईटी सर्विसेज सेक्टर रोर करेगा। 10% ऑफ जीडीपी मेरे ख्याल से ये 12-13% आराम से बन सकता है अगले 2-3 साल में। सॉलिड जीडीपी बूस्ट है। और तीसरा ऑब्वियसली पोस्ट कोविड, जैसे जैसे लॉकडाउन से हम बाहर आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट सर्विसेज, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट, होटल्स वापस खुलेंगे, तो 2-3 साल का जो पिक्चर है जीडीपी ग्रोथ का बहुत ही स्ट्रांग है। ये है आपके लिए बॉन्ड मार्केट पर आए। और इस बीच रोड और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब बात कर रहे हैं। आइए चलते सुनते हैं क्या कहना है उनका इस बजट पर। कृषि भारत को 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट को और ट्राइबल ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति की गति और बढ़ाएगा और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भरता की तरफ लेके जाएगा। और इतना अच्छा बजट वित्त मंत्री ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। तो ये था रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब की तरफ से बयान आपके लिए आता हुआ। आइए रियल एस्टेट सेक्टर के जाने माने दिग्गज और हीरानंदानी कंस्ट्रक्शंस के चेयरमैन और मुंबई के देश के जाने माने बिल्डर और डेवलपर निरंजन हीरानंदानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि बिल्डर्स और डेवलपर्स की कई एसोसिएशंस का नेतृत्व कर चुके हैं। आइए सबसे पहले उनसे समझते हैं इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, इकोनॉमी के लिए क्या कुछ खास है। हीरानंदानी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले बताएं सर, इस बजट में क्या कुछ खास दिख रहा है आपको इकोनॉमी के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? रियल एस्टेट सेक्टर में 2 बात करी है। नंबर 1 के जो प्रधानमंत्री आवास योजना को एक्सटेंड कर दिया है और 80 लाख बेनिफिशियरीज को बढ़ाया है और 48,000 करोड़ का एक्स्ट्रा अलॉटमेंट कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये नॉर्मली टियर 2, टियर 3 सिटीज में बेनिफिशियरीज ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि जो उनका जो 45 लाख रुपए का जो अपर लिमिट है घर के, वो टियर 1 सिटीज में बैठते नहीं है। सो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास ऐसे जैसे सिटीज हैं वहां कम उपयोग हो रहे हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया बाकी के जो टियर 2, टियर 3 है वहां ये बेनिफिशियरीज काफी ज्यादा है। तो ये मेन जो रियल एस्टेट को दिया है उठाव, वो इस क्षेत्र में रहा है। लेकिन बाकी का जो हम अपेक्षा रख रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स के बारे में जो बढ़ जाएगा या अलग अलग किस्म के रियल एस्टेट को बेनिफिट मिल जाएगा, वो नहीं आया है। एक ईज ऑफ दिस डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों करके टाइम फॉर क्लियरेंसेस में कुछ करना चाहते हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई अर्बन एरियाज में जो आपके परमिशंस हैं उनका होगा, क्योंकि काफी आज के तारीख में चैलेंजेस हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और बाकी के जो क्लियरेंस में काफी समय निकल जा रहा है, और जो भी इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में करते हैं उनको परमिशन लेने में टाइम है। लेकिन जो मेजर शहर है जहां मिडिल क्लास वगैरह के जो बाकी के लोग घर खरीदते हैं, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं दिया है, तो यहाँ थोड़ी नाराजगी जरूर है। हम ये अपेक्षा रखते थे क्योंकि काफी लोग अब मार्जिन में है, कोविड के बाद में समझते थे कि कुछ घर लेने में और सुविधाएं वित्त मंत्री करेगी, वो नहीं हुआ है। लेकिन और जो क्षेत्र में है, जैसे डेटा सेंटर के बारे में जो रियल एस्टेट से कनेक्टेड है, उसको काफी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दी है, तो वो बात बहुत उपयोगी रहेगा। डेटा सेंटर्स, डेटा लोकलाइजेशन, उसके बारे में काफी उन्होंने जोर दिया है। तो ये 2 मेन पॉइंट्स हैं जो है। तीसरी बात रही है कि हम कोई टैक्स रिलीफ मिडिल क्लास के लिए नहीं दिखा, तो मेरा अंदाज है कि ये काफी नाराजगी है। और जो इंडिविजुअल्स के टैक्स लेवल है वो काफी हाई है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्सेशन में 15% और 25% मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 42% तक टैक्सेशन लागू हो जाता है। तो मेरे अंदाज से ये भी काफी नेगेटिव है और मेरा इससे भी कुछ करने की आवश्यकता थी।
सब कुछ है। लेकिन एक चीज़ और है हीरानंदानी साहब, जो कि बजट में बड़ी उम्मीद थी कि थोड़ा जो भी हम होम लोन लेते हैं उसके प्रिंसिपल पे या फिर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं उस पर थोड़ी लिमिट बढ़ा दी जाए, जरूरत भी थी, लेकिन किसी तरह की कोई टैक्स रियायत नहीं मिली। क्या वित्त मंत्री जी ये सोचे कि आपका सेक्टर अभी बहुत फर्स्ट क्लास बढ़िया कर रहा है, ज़रूरत है नहीं आपको, सब बढ़िया चल रहा है, या फिर वाकई में ये थोड़ा मिस हो गया? मेरे अंदाज से काफी मिस हो गया, क्योंकि मैं समझता था कि इस क्षेत्र में काफी हमने ध्यान भी खींचा था, हमने इसके रिप्रेजेंटेशन भी की है, काफी एसोसिएशंस किए हैं, और हम समझते थे कि इस सेक्टर को उठाव देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का काफी मल्टीप्लायर इफेक्ट एम्प्लॉयमेंट में हो रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो है, लेकिन जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को उड़ाव नहीं देंगे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स में, तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये एम्प्लॉयमेंट के जो चैलेंजेस है वो पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। निरंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर पर पूरा आउटलुक देने के लिए इस बजट के लिहाज से। आइए बढ़ते हैं आगे और कॉर्पोरेट सेक्टर के एक और बड़े दिग्गज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। IIFL ग्रुप, जो कि इस वक्त फाइनेंशियल सर्विसेज में इंडिया में टॉप मोस्ट फाइनेंशियल ग्रुप में से एक है, इनके चेयरमैन और फाउंडर निर्मल जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले बताएं, बजट आपके लिहाज से कैसा है? बजट काफ़ी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सभी लोगों को जो चाहिए था कि ग्रोथ हो, और पिछले साल इस साल मतलब करीबन 9% से ऊपर ग्रोथ होगी, 9.2, उस मोमेंटम को कंटिन्यू करना जरूरी था, ताकि अगर ग्रोथ का मोमेंटम रहेगा तो अर्निंग्स ग्रोथ का मोमेंटम रहेगा। दूसरे एक अगर कैपेक्स पे अगर एम्फेसिस रहेगा तो दूसरे सब सेक्टर में भी ग्रोथ आता है। उसके अलावा लोगों के इनकम लेवल बढ़ेंगे, जॉब्स मार्केट भी ठीक रहेगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी जो 35% कैपेक्स ग्रोथ है 5.5 लाख से 7.5 लाख करोड़, वो एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी है, और वो इस बजट की हाईलाइट है। और उसके अलावा बाकी जैसे नो बैड न्यूज़ इज गुड न्यूज़, कोई छेड़छाड़ उन्होंने ज़्यादा नहीं की है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, थोड़ी सी राहत या थोड़ी जो अनोमली थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो दूर की है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ बजट बहुत ही अच्छा रहा है इस बार, और उसका इम्पैक्ट जो है मीडियम से लॉन्ग टर्म पर अच्छा रहेगा, मार्केट पर भी और इकोनॉमी पर भी। ओके, तो बाजार पर और इकोनॉमी पर दोनों पर असर बढ़िया रहने की उम्मीद है। सर, वैसे तो ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट से कहीं बढ़कर अब आप देश की दिग्गज NBFCs में भी हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में भी है। तो पहले तो सर हाउसिंग फाइनेंस के लिहाज से और रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से बताएं, क्या कुछ मिसिंग है इस बजट में, या फिर ठीक है, कुछ खराब नहीं किया, वही ठीक? हाउसिंग फाइनेंस पॉजिटिव ये है कि जो PMAY स्कीम में और भी पैसा एलोकेट हुआ है, और कुछ 80 लाख या 60 लाख बेनिफिशियरी को और घर मिलेंगे, और डेवलपर की फंडिंग के लिए भी पैसा रखा गया है। कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि जो टैक्स कंसेशन से ATCC में, उसमें कुछ बहुत सालों से वो वहीं पे है, तो वो लिमिट बढ़ाई जाएगी, वो नहीं हुआ। और उसके अलावा जो हाउसिंग सेक्टर है उसका बहुत डिपेंडेंस होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो मार्केट बोरिंग बढ़ी है उससे जो इंटरेस्ट रेट पे जो इम्पैक्ट आए वो ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट अगर तेजी से बढ़े और उसमें एक तरफ तो यहाँ की जो बोरिंग है उसका इम्पैक्ट होगा, और दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनली कुछ फेड रेट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो पैसा यहाँ से वहाँ शिफ्ट होता है, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये हमें देखना है। पर जहाँ तक अभी अगर इस समय हम देखें हाउसिंग की स्थिति, तो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी का और जो और पैसा 48,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने एलोकेट किया, बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। उसके अलावा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग रही, मतलब आप हम समझते हैं कि अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम अगर सलामत है, तो लोग घर खरीदेंगे और उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उस लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर अच्छा काम करेगा। थोड़ी पेंटअप डिमांड भी है 2 सालों की। और एक और चीज अगर आप देखो ना, पिछले 10-20 सालों में जो हाउस की प्राइजेस हैं वो इतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि लोगों की इनकम बढ़ी है। सो इन रिलेटिव टर्म्स हाउसेज हैव बिकम मोर अफोर्डेबल। और ये मैक्रो फैक्टर्स हैं, इनका कोई बजट से लेना देना नहीं है, पर बजट में कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है, और सब्सिडी स्कीम जो कायम है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं इस सेक्टर पे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ इस सेक्टर अगले 5 सालों में अच्छा काम करेगा। हाउसिंग फाइनेंस को लेकर भी, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से बढ़ते हुए दिखे, और ये संकेत थोड़े से
इस तरह के दे रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट में बजट को लेकर ज़्यादा उत्साह है नहीं, और आप सीधा सीधा ब्याज दरों से पूरे ग्रुप का जो कारोबार है उससे संबंध है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे, और क्या वजह आपको लगता है कि बॉन्ड मार्केट इस तरह का रिएक्शन दे रहा है? देखो 5.5 लाख से 7.5 लाख करोड़, जो 2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने कैपेक्स बजट बढ़ाया है जी, वो उम्मीद से परे था, वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली उसकी जो फाइनेंसिंग हुई है, वो जो पैसा अगर गवर्नमेंट को रेस करना है तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट पर थोड़ा सा उसका असर हुआ है। और अब ये देखना है कि अगले साल में बॉन्ड मार्केट इस चीजों को, दो चीजों को कैसे देखता है। एक है कि टैक्स की जो बॉयंसी है वो कंटिन्यू रहेगी, और अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा जितना कि तेजी से बढ़ा है, अगर जनवरी में आप देखो तो 1,40,000 करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि आज से 2 साल पहले जब शुरू हुआ था 1 लाख करोड़ के आसपास होता था। इनकम टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी पिछले जो पहले 8 महीने है इसमें, उसमें मेरे ख्याल से 50% है, काफी तेजी से बढ़ा है। तो अगर रेवेन्यू में बॉयंसी रहेगी तो गवर्नमेंट की बोरो करने की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। दूसरा ये कि इस साल डिसइन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत प्रेपरेटरी वर्क किया है, पर बीपीसीएल, एलआईसी, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये हुए नहीं है। अगर ये अगले साल चले जाते हैं तो भी गवर्नमेंट की बोरिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बॉन्ड मार्केट आज जो थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, थोड़ा रिएक्ट किया है, पर बॉन्ड मार्केट इन दोनों चीजों को अब देखेगा कि गवर्नमेंट क्या करती है इनके ऊपर। और तीसरा, अगर गवर्नमेंट सॉवरिन या कुछ ग्रीन बॉन्ड के जरिए अगर पैसा इंटरनेशनल मार्केट से लेती है तो भी लोकल बोरिंग पे कम असर होगा। तो ये यील्ड की जो छोटी स्पाइक देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाएगी। और मुझे इस समय ऐसा नहीं लगता है कि बॉन्ड मार्केट में बहुत ज्यादा कोई पैनिक का माहौल होगा। तो ये है आपके लिए पूरा बजट का विश्लेषण। जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बजट पर पूरा विश्लेषण हमारे दर्शकों को देने के लिए। निर्मल जैन साहब बताते हुए बॉन्ड मार्केट के बारे में भी और साथ ही बजट के बाद बाजार के डायरेक्शन के बारे में भी। दीप, एब्सोल्युटली सर, तो अच्छा एक्शन है। जो लेवल्स की बात कर रहे थे वहाँ से बाजार रिवर्स भी हुए और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। तो आइए कुछ कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ ले ली जाए। पहले चलते हैं हिमांशु जी के पास। हिमांशु जी बताएं। बिल्कुल दीपांशु जी, यहाँ देखिए, यहाँ पर खरीदारी का आइडिया है मेरे पास, और मुझे लगता है कि यहाँ पर M&M फाइनेंस एक पर्टिकुलर स्टॉक है जिसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स 167 के आसपास है, यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 172, 175, 172 और 175 रुपए के दो टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 162 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा मानना है कि जिस तरह से ये स्टॉक ने एक बड़ा हर्डल 160, 165 का पार किया है, जहां पर काफी बड़ी सप्लाई यहां पर विजिबल थी, उसके बाद यहां पर एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। ना केवल आज बल्कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो M&M फाइनेंशियल यहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, ये है M&M फाइनेंस पर बाय कॉल। सुमित जी, आपकी भी एक कॉल है तैयार, बताएं। बिल्कुल दीपांशु, मेरे पास जेके लक्ष्मी सीमेंट है। जेके लक्ष्मी सीमेंट के अंदर यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। स्टॉक मेरे को लग रहा है यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। 578 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, नीचे के अंदर 560 का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर में जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं 595 से 605 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो जेके लक्ष्मी के अंदर यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो एक सीमेंट स्टॉक, एक फाइनेंशियल NBFC जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी।